grade 6, how are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to another exciting lesson of OPE. कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर पे बैठ के जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खूब एंजॉय कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं बात करने वाली हूँ आज यूनिट नंबर 6 की। जी, हम मिलके पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 6 का लेसन नंबर 9। इस यूनिट का टाइटल है लॉयंस एंड टाइगर्स। हमने बात की वाइल्ड लाइफ के बारे में। इससे रिलेटेड हम फेबल्स और फोक टेल्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। जी, आज के लेसन में हम उसी फोक टेल के बारे में बात करने वाले हैं जो इससे पिछले लेसन में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि उस फोक टेल को लेकर आज हम कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और कुछ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। तो चलिए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेड 6, आई होप कि अब तक सबने उस फोक टेल को पढ़ लिया होगा, क्योंकि इससे पिछले लेसन में मैंने आपके साथ कुछ वोकैबुलरी डिस्कस की थी और आई एम होपफुल कि वो सब वोकैबुलरी के वर्ड्स सब बच्चों ने सीख लिए होंगे। आई एम वेरी होपफुल एंड आई वांट टू गिव यू अ थम्स अप फॉर दैट। वेल डन स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी फोक टेल को बढ़ा के आगे लेके जाते हैं, उसी के बारे में बात करने वाले हैं जहां हमने देखना है कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर्स को, और साथ साथ हम देखेंगे कुछ न्यू वोकैबुलरी जो हमारे बुक के पेजेस में दी गई है। तो बच्चों, आज के लेसन को हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये लेसन नंबर 9 क्या है। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आपको बताती चलूं कि हमने यूनिट नंबर 6 को कुछ लेसन्स में डिवाइड किया था, ताकि हम हर वीडियो लेसन को इस तरह से देख सके, हमें पेज नंबर्स के साथ पता चल सके कि हम किस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। तो आज के जो यूनिट का लेसन है वो है लेसन 9। हम पढ़ने जा रहे हैं फोक टेल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं। ये राइटिंग टास्क आपकी पेज नंबर 137 पे दिया गया है, जिसका नाम है एक्सप्रेशंस और टाइटल लिखा हुआ है राइटिंग टास्क। ठीक है, हमने राइटिंग टास्क कंप्लीट करने हैं। अब देखें, पेज नंबर 137 पे आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से ढूंढ लें। वेल डन। सो ये जो लिखा है इट सेज लुक एट द एक्सप्रेशंस बिलो। मैं आपको बता चुकी हूं कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस बहुत किस्म के होते हैं। जो मेन 3 एक्सप्रेशंस की टाइप्स हैं मैं आपको आज बताने वाली हूं। फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है फेशियल एक्सप्रेशन, यानी आपका चेहरा आपको बता रहा है कि आप सैड हैं, आप हैप्पी हैं, आप एक्साइटेड हैं। एक होता है आपके वर्बल एक्सप्रेशंस, आप बोलते हुए बताते हैं दैट यू आर एंग्री और यू आर सो हैप्पी। आपकी आवाज उस हिसाब से ऊंची या नीची होती जाती है। मैंने आपको बताया था जब हम पोएम्स पढ़ते हैं तब भी एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, तो ये उन्हीं एक्सप्रेशंस की बात हो रही है। जो थर्ड टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, वो क्या है? रिटन एक्सप्रेशंस, यानी कि आपने उन्हीं फीलिंग्स को बताना है कि आप सैड हैं, हैप्पी हैं, टेरिफाइड हैं, यू आर अफ्रेड, या कुछ भी ऐसी एक्सप्रेशंस या इमोशंस। तो उसको बताने के लिए आपने फेशियल एक्सप्रेशंस भी यूज नहीं करने, आपने वर्बल एक्सप्रेशंस भी यूज नहीं करने, आपने मुझे बताना है लिख के रिटन एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो रिटन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये बताता है हमें कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या फील कर रहा है। सब्जेक्ट के मुराद हमारा नाउन। ऑलराइट, जैसा कि इन 3 एग्जांपल्स के अंदर हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास नाउन क्या दिया गया है। मैं इसको रीड करती हूँ। स्पाइडर could scarcely conceal his amusement. Spider is the noun or the subject here. Could scarcely means ये जो वर्ड है यहाँ पे, ये हमारा वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसकी आगे 3 सिनोनिम्स 3 सेंटेंसेस में दिए गए हैं। अब सिनोनिम्स क्या है? डू यू रिमेम्बर? एग्जैक्टली। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं? एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, यानी स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, ये तीनों वर्ड्स एक ही मीनिंग रखते हैं। ठीक है, लेकिन इनको 3 डिफरेंट तरीके से लिखा गया है 3 डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों के तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है? 1, इट हैज द सेम मीनिंग। ये आपने बात याद रखनी है। कैसे? पढ़ के देख लेते हैं। स्पाइडर हमारा सब्जेक्ट, कुड हार्डली कंसील हिज अम्यूजमेंट। स्पाइडर अगेन द सब्जेक्ट, कुड बेयरली कंसील हिज अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब पता है? अपनी खुशी। ठीक है, हमने इसको भी कल डिस्कस किया था। अम्यूजमेंट का वर्ड भी क्या है? तीनों में सेम। बेयरली, हार्डली एंड स्कार्सली भी क्या है? सेम। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी क्या है? सेम। अब तीनों एग्जांपल्स में आपको एक बात समझ आ गई है कि एक एक्सप्रेशन को लिखने के भी बहुत सारे तरीके हैं।
यानी कि आप सिर्फ थोड़े से वर्ड्स चेंज कर लें और बाकी की सारी जो एग्जाम्पल होगी या एक्सप्रेशंस होंगे हमारे वो बिल्कुल सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो यही काम आज हमने सीखना है। अब देखें इंस्ट्रक्शन जो हमारी बुक पे है, राइट 4 sentences ऑफ योर ओन यूजिंग द एक्सप्रेशन कुड हार्डली कंसील। हमने एक्सप्रेशन यही वाला यूज करना है, कुड हार्डली कंसील और कुड बेयरली कंसील और कुड स्कार्सली कंसील। हम ये तीनों यूज कर सकते हैं। मैं इसको एक दफा चॉक आउट कर देती हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने क्या यूज करना है अपनी एग्जांपल्स को बनाते हुए। आप ये भी लिख सकते हैं कुड स्कार्सली कंसील, कुड हार्डली कंसील भी लिख सकते हैं, कुड बेयरली कंसील भी लिख सकते हैं। कंसील का मतलब पता है ना सबको, मैंने बताया था। एग्जैक्टली इसका मतलब है छुपाना। वेरी गुड। अच्छा जी, हमने क्या करना है, चूज इमोशंस फ्रॉम हियर। अब हमने अम्यूजमेंट का इमोशन नहीं बताना, हमने इमोशंस यहां से चूज करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इमोशंस यहां दिए गए हैं। हमने उनमें से कितने चूज करने हैं, ओनली 4। अब हम इसको चूज करते हैं, फियर यानी खौफ, डर, जॉय यानी कि खुशी। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंगर नाराजगी, नंबर 3 सैडनेस अफसुर्दगी, बहुत सैड हो जाते हैं ना जब आप उस टाइम पे, दैट इमोशन। 5 पेन तकलीफ या दर्द महसूस करें। टेरर अगेन बहुत ज्यादा किसी चीज से जब इंसान डर जाता है, जैसे गॉड फॉरबिड आपको बच्चे डरा देते हैं, अगर आप हॉरर मूवी देख लें तो आपको टेरर आ जाता है एकदम से। फॉर एग्जाम्पल हमने रिसेंटली बात की नेचुरल डिजास्टर्स की, तो अगर हम कहें कि कोई नेचुरल डिजास्टर गॉड फॉरबिड आ गया है तो आप उस टाइम टेरिफाइड हो जाते हैं ना, तो ये वो कंडीशन है, ये वो इमोशन है। ओके, नंबर 7 रिलीफ सुकून, सुकून मिल गया। ठीक है, ओके। इम्पेशंस सब्र नहीं हो रहा, बिल्कुल सब्र ना करना। इम्पेशंस का मतलब है किसी चीज के लिए सब्र ही ना करना। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, इन 8 एग्जांपल्स को देखना है, इनमें से हमने 4 चूज करनी है। हमने 4 चूज करने के बाद क्या करने हैं, इनके रिलेटेड बनाने हैं सेंटेंसेस, यानी बनाने हैं एक्सप्रेशंस, यूज करने हैं फ्रेज कुड हार्डली कंसील या कुड बेयरली और कुड स्कार्सली कंसील। तो चलो इस काम को करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं, उन्हीं इमोशंस को यूज करके हमने बनाने हैं एक्सप्रेशंस। तो चलो इस काम को स्टार्ट करते हैं। 4 एग्जांपल्स हैं, 4 की 4 हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज, हम यूज करते हैं हमारा इमोशन फियर। ओके, यानी डर। उर्दू मीनिंग लिखने की जरूरत तो नहीं है, आई होप आपको आते ही होंगे, मैंने आपको बताया है। ओके, फियर। हम नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पाइडर नहीं लिखते, सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। अली कुड हार्डली कंसील हिज फियर। दैट्स इट। यहां तक आपने बनाना है सेंटेंस। अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटेंस तो हमें इनकम्प्लीट लग रहा है, हम तो सेंटेंस को मजीद बनाना चाहते हैं, आप इसके आगे लिख सकते हैं that Ali could hardly conceal his fear and he started crying। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। And started crying। All right, एक तो हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस आ गया। अब दूसरा वाला सेंटेंस जो हम बनाएंगे, एक और बना लेती हूं मैं, उसको हम यूज कर लेते हैं जॉय। इजी वाले यूज कर लेते हैं ताकि सब बच्चों को समझ आ जाए। जॉय यानी कि खुशी। अब यहाँ पर एक गर्ल का नाम ले लेते हैं। ओके, सना कुड, अब वर्ड हम जहां यूज करेंगे वो होगा स्कार्सली यानी हार्डली और बेयरली। कंसील, अब यहाँ पे हिज यूज होगा कि हर यूज होगा? ओ वेल डन, यहाँ यूज होगा हर। Sana could scarcely conceal her joy for her surprise birthday party। यानी कि सना की सरप्राइज बर्थडे पार्टी की जो खुशी थी वो उसको छुपा ही नहीं सकी, उसके चेहरे पे जाहिर हो रही थी। अब बच्चों एक बात देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखी हैं, बाकी की 2 मेरे स्टूडेंट्स खुद लिखेंगे।
आप देख सकते हैं कि जो 8 इमोशंस हमने डिस्कस किए थे, 2 मैं यहाँ एग्जांपल्स में लिख चुकी हूँ, बाकी के 2 आप खुद से बनाएंगे। इस काम को करने के लिए एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। जल्दी से इस वीडियो को करना है पॉज, इस काम को करना है कंप्लीट और वापस आ जाना है इस वीडियो में मिस रदा के पास। ओ वेल डन स्टूडेंट्स, ये काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हमने करनी है कुछ वोकैबुलरी डिस्कस। अब देखिए, बहुत सारी वोकैबुलरी के वर्ड्स जो हैं हम उनको इससे पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों हमने जो बात करनी है ना, वो हमारे बुक पे दी गई कुछ वोकैबुलरी है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को जल्दी से क्लोज कर दो। आपको इस काम को सॉल्व करने के लिए लेसन नंबर 8 की वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको सारे वोकैबुलरी के डिफिकल्ट वर्ड्स बता दिए हैं। ऑलराइट, ओके, इस काम को स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी का जो हमारा ये टास्क है, ये दिया गया है पेज 137 पे। जल्दी से देखो पेज 137, बिल्कुल। अच्छा, 137 पे लिखा है फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट व्हिच मींस द फॉलोइंग, यानी कि हमने क्या ढूंढने हैं अपने टेक्स्ट में से, अपनी स्टोरी में से? बिल्कुल, हमने वर्ड्स ढूंढने हैं। मीनिंग्स तो यहाँ पे हमें दे दिए, हमने इनको पढ़ के याद करना है कि ये कौन सा वोकैबुलरी का वर्ड था। अब आ जाएगा जरा एक टेस्ट का टाइम, चलो जल्दी से करते हैं इसको। नंबर 1, एनिमल स्किन। हमने जब डिस्कस किया था कि जो लॉइन था उसने क्या किया था, उस बुश काउ की जो स्किन थी उसको अपने क्लॉज के साथ वहां से क्या किया था, रिप कर दिया था, ठीक है। तो जो रिप की हुई स्किन पड़ी हुई थी उसको क्या कहा गया है, उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए, लेकिन आपने एक प्रॉपर जो उसके लिए नाउन था उसको देखना है, वो वर्ड है पर्च, ठीक है। आपने ये वर्ड देख लेना है, अपनी बुक के उस टेक्स्ट में से ढूंढ लो जल्दी से, ठीक है। सेकंड, एन एनिमल्स बॉडी स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स फ्लैश, यानी कि एक जानवर की बॉडी, उसकी जो जिस्म है, स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स फ्लैश, यानी कि उसकी बॉडी उस फ्लैश यानी उसके गोश्त के ऊपर से उतरी हुई है या अलहदा हुई हुई है या स्ट्रिप की हुई है। तो उसको क्या कहते हैं, जो स्ट्रिप्स बनाई थी उसने, लॉइन ने उसकी बॉडी के ऊपर से क्या उतारा था, तो जो उसने स्ट्रिप्स बनाई थी वो क्या था? एग्जैक्टली, दैट वाज द स्किन, जिसको हम खाल कहते हैं, और लेदर का वर्ड भी यहाँ यूज किया गया है आपकी बुक में, ठीक है। सो मैंने यहाँ दोनों वर्ड्स लिख दिए हैं, स्किन और लेदर। नंबर 4, अ ग्रिल फॉर कुकिंग। आपने देखा था कि जो लॉइन ने क्या बनाई थी, एक ग्रिल बनाई थी टू कुक बुश काउस मीट, तो वो ग्रिल को क्या कहा था, रैक। वो वर्ड जो यूज किया गया था वो क्या था, रैक। ओके, नंबर 4, शार्प थिन रॉड्स फॉर सिक्योरिंग कुकिंग मीट। आप एक चीज जानते हैं कि एक शार्प यानी तेज और थिन यानी पतली, एक तेज और पतली लंबी सी स्टिक है मेटल की, क्या कहते हैं उसको? सबको पसंद है बारबेक्यू, एग्जैक्टली, उनको हम स्क्यूअर्स का नाम देते हैं या उनको उर्दू में सीख भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 5, टू एंजॉय अ फेस्टिव मील, यानी कि आप बहुत खुशी के साथ एक खाना खा रहे हैं बैठ के सब मिलके, तो उसको क्या कहा जाता है? हम कहते हैं ना दावत पे जा रहे हैं हम, तो वो दावत की इंग्लिश क्या होती है, कौन बताएगा? वेरी गुड, उसकी इंग्लिश होती है फीस्ट, यानी एक अच्छी दावत दोस्तों में या अपनी फैमिली के साथ बैठ के, फेस्टिविटी कहते हैं, एक फेस्टिवल की तरह आप जब खाना खाएं, ठीक है, एंजॉय करके खुशी के साथ, हैप्पीनेस, तो उसको कहते हैं फीस्ट। यहां तक कि वोकैबुलरी का पार्ट सबको समझ में आ गया? वेल डन। आप इन वर्ड्स को अपनी बुक पे इन्हीं एक्सरसाइजेस के सामने जल्दी से लिख लें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी पेज नंबर 138 की। जल्दी से पेज 138 टर्न कर लें। वेरी गुड, पेज 138 पे आप देखो वोकैबुलरी के नीचे यहाँ पर आपको ये वर्ड अनसस्पेक्टिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, मिल गया? ओके, अनसस्पेक्टिंग का मतलब है, इस वर्ड को पहले मैं चॉप डाउन करती हूँ जैसे हम करते हैं, अनसस्पेक्टिंग, 4 सिलेबल वर्ड है, अनसस्पेक्टिंग, यानी किसी चीज को सस्पेक्ट ना करना, किसी चीज के बारे में शक ना रखना, ठीक है, पता भी नहीं चलना कि यार जो बात हो रही है इस टाइम वही सच है, लेकिन अगर सस्पेक्ट कर लिया, सस्पिशियस हो गए, तो समझ आ जाती है कि सच कुछ और है और हमसे झूठ बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस फीलिंग को कहते हैं सस्पेक्ट, और जब आपको वो फीलिंग ना आए तो उसको कहते हैं अनसस्पेक्टिंग या अनसस्पिशियस, ओके। It means that the lion had no idea that the spider was tricking him. देखें, लॉइन को पता ही नहीं चला कि स्पाइडर उसको ट्रिक कर रहा था, कोई सस्पिशियस नहीं हुआ,
he did not have any idea कि उसको ट्रिक किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक की बात समझ आ गई? इसको फर्दर स्टडी करते हैं। ओके, the lion was not suspicious of or did not suspect spider's action। lion को दो बातें क्या लिखे, दो बातें यहां लिखी हैं, not suspicious of, बिल्कुल किसी चीज का सस्पेक्ट नहीं हुआ, और did not suspect, दो तरह से इसको आप लिख सकते हो। The lion was not suspicious of the spider's action और the lion did not suspect spider's action। दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। अगर आप किसी भी तरह इसको पढ़ें तो इसका मतलब यही होगा कि अनसस्पेक्टिंग। वोकैबुलरी का वर्ड समझ आ गया? थम्स अप। नेक्स्ट वर्ड, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग और एक और इसके लिए वर्ब यूज की जाती है ब्रांडेड। दोनों वर्ड्स आपने इस टेक्स्ट में पढ़े होंगे, उनकी मीनिंग को देख लेते हैं। Branding is an action of burning a mark into the skin of an animal with the hot burning iron। एक तेज गरम जलते हुए लोहे के साथ एनिमल्स की स्किन के ऊपर किसी तरह का निशान बना देना। आपने ब्रांडिंग की हुई देखी होगी, जैसे हॉर्सेस वगैरह, पोलो की आपने गेम्स अगर देखी है, पोलो गेम्स में क्या होता है, हॉर्सेस को ब्रांड किया जाता है, यानी हर हॉर्स पे उसका टाइटल या टैग सा लगाया जाता है, या समटाइम्स नंबर लिखे जाते हैं, ताकि जब रेस हो उस टाइम पे पता चल जाए कि किसका घोड़ा या किसका जो हॉर्स है वो किस नंबर पे आ रहा है, या कौन से नंबर वाला घोड़ा जीत रहा है। सो मोस्टली एनिमल्स को ब्रांड किया जाता है, किस लिए? उनको देखा जाता है कि उनके ऊपर कोई ना कोई किसी फैमिली का टैग लगा हो सकता है, कोई नंबर लगा हुआ हो सकता है। और ये टैग कैसे बनाए जाते हैं? गरम लोहे को उसी तरह उसी शेप में काटा जाता है। जैसे अगर नंबर 1 मैंने लिखना है किसी एनिमल के ऊपर, तो नंबर 1 मैं आयरन से यानी स्टील के रॉड से बनाऊंगी, उसको अच्छी तरह गर्म करूंगी, जब वो रेड हॉट हो जाए तो उसको एनिमल की स्किन के ऊपर स्टैंप कर दिया जाता है। जब आप स्टैंप करते हो तो उतना हिस्सा क्या हो जाता है, जल जाता है, इट बर्न्स ऑफ। तो जो जला हुआ हिस्सा होता है, इट मेक्स अ ब्रूज, एक निशान बन जाता है, और वो निशान क्या कहलाता है? दैट निशान इज कॉल्ड ब्रांड। यानी हम कहते हैं हमने उस एनिमल की ब्रांडिंग कर दी। समझ आ गई बात? अब इसके मीनिंग को देख लेते हैं। ब्रांडिंग इज एन एक्शन ऑफ बर्निंग अ मार्क। एग्जैक्टली वही जो मैंने आपको बताया, एक मार्क बर्न करना है उसकी बॉडी पे, इनटू द स्किन ऑफ एन एनिमल, उसकी स्किन के ऊपर, विद द हॉट बर्निंग आयरन, तेज गर्म लोहे से कैसे किया जाता है? जो मैंने आपको तरीका बताया, स्टैंप लगाई जाती है। बर्निंग का मतलब समझ आ गया? वेरी गुड। अच्छा, यहां तक की बात हमें समझ आ गई। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, रिवीजन करते हैं टेक्स्ट की। जो बर्निंग हमारे इस टेक्स्ट में थी वो क्या थी कि स्पाइडर ने उसी स्क्यूअर के साथ एनिमल यानी हमारा जो लॉइन था उसको क्या किया था, कैसे ब्रांड किया था? सिर्फ उस स्टिक के साथ उसको क्या किया था, टच किया था, यहाँ वहां, राइट लेफ्ट देन एंड देयर। ठीक है, इसके अलावा उसने कोई नंबर्स वगैरह की ब्रांडिंग नहीं की थी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऑलराइट, यहां तक बच्चों वोकैबुलरी का पार्ट हो गया बिल्कुल खत्म। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम टेक्स्ट पढ़ चुके हैं और उसके अलावा हमने वोकैबुलरी भी डिस्कस कर ली है, अब बात आती है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग यानी के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलो इस काम को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस जो लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया है। आपने देखना है अपनी बुक पे क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है बच्चों, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है डिटेल, एक्सप्लेन द डिटेल। आपने उसको रीड करना है और उसका आंसर अपनी बुक पे खुद से लिखना है। अगर आप चाहें कि वो उस क्वेश्चन का आंसर आप ओरली देना चाहते हैं तो ओरली भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बट आई रियली वांट यू टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। मैं चाहती हूं कि आप इन क्वेश्चन के आंसर जरूर दें। ठीक है, ओके। नंबर 2, what did the spider tell the lion he had to do in order for spider to give him a spotted skin? स्पाइडर ने क्या कहा लॉइन को करने के लिए ताकि वो जो स्पाइडर है वो लॉइन को क्या दे दे, स्पॉटेड स्किन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर लिखते हैं। द स्पाइडर टोल्ड द लॉइन टू गेट, और एक हम यूज कर लेते हैं वर्ब fetch him a bush cow and a huge Kazora tree।
ये दो चीजें लाइन को कही गई थी, कहां से? स्पाइडर ने, ताकि वो क्या करे, उनको एक स्पॉटेड स्किन दे दे. ओके, नंबर 3. What did the lion make out of the bush cow's skin when he ripped it with his claws? जब उस लॉयन ने उस बुश काउ की स्किन को अपने क्लॉज के साथ यानी अपने पंजों के साथ चीर दिया, फाड़ दिया, रिप कर दिया, उस टाइम पे उसने क्या बनाया उससे? लेट्स राइट द आंसर. द लॉयन मेड लेदर स्ट्रिप्स, या हम कहते हैं स्किन की जो स्ट्रिप्स थी, आउट ऑफ द स्किन ऑफ बुश काउ. बुश काउ की स्किन के साथ उसने क्या बनाया था? लेदर स्ट्रिप्स बनाई थी. कैसे? ऐसे लग रहा था जैसे रोप है. ओके. नंबर 4. हाउ डिड द स्पाइडर encouraged द लायन टू डू थिंग्स ही हैड टोल्ड हिम टू डू? स्पाइडर ने कैसे इनकरेज किया, यानी उसको क्या किया? परसू किया, उसको कहा कि जाओ ये काम करके आओ ताकि मैं जल्दी से तुम्हें स्पॉटेड स्किन दे दूं. उसने ऐसी कौन सी चीजें की थी जिससे पता चला था कि स्पाइडर ने इनकरेज किया है लॉयन को टू गेट ऑल द स्टफ दैट ही वांटेड? ठीक है, क्या किया था उसने? द स्पाइडर told, or we can say promised him dotted, or we can say spotted feathers, just like किसकी तरह के वो थे? bush fowl, just like bush fowls. ओके जी, क्या किया स्पाइडर ने? प्रॉमिस किया कि वो उसको क्या देगा? स्पॉटेड फेदर देगा. किसकी तरह के? बुश फाउल्स के जैसे. ठीक है, आइए बच्चों एक और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द स्पाइडर गिव द लॉयन हिज स्पॉटेड स्किन? अब बताएं कि लॉयन को स्पॉटेड स्किन कैसे मिली? लेट्स राइट दैट. The spider branded, हम यहाँ verb यूज करेंगे branded. The spider branded the tied यानी बंधा हुआ loin with the metal skewer. उसी सीख के साथ उसने क्या किया? उसको skewer के साथ उसको ब्रांड किया and gave him his spotted skin. यानी कैसी स्किन उसने उसको दे दी? बजाय के फेदर्स देते उसने क्या किया? उसकी स्किन के ऊपर ब्रांडिंग के निशान डाल दिए जिससे उसको बहुत पेन हुई. नंबर 6. हाउ डिड द लॉयन रिएक्ट व्हेन ही रियलाइज्ड दैट स्पाइडर वाज नॉट गोइंग टू अनटाई हिम? लॉयन का, शेर का क्या रिएक्शन था? उसने कैसा फील किया, कैसा रिएक्ट किया आगे से जब उसको ये रियलाइज हो गया कि स्पाइडर जो है वो उसको क्या करेगा? अनटाई नहीं करेगा, खोलेगा नहीं. लेट्स राइट. द लॉयन फेल्ट फ्रैंटिक. फ्रैंटिक का वर्ड हमने पढ़ा था. फ्रैंटिक मीन्स सैड एंड टेरिफाइड, एंड फेल्ट हेल्पलेस. ये वर्ड्स हमने अपनी टेक्स्ट में पढ़े हैं. मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आंसर लिखा है, द लॉयन फेल्ट फ्रैंटिक एंड फेल्ट हेल्पलेस. बच्चों यहाँ तक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हमने कर लिए उनको सॉल्व. आज का लेसन नंबर 9 होता है यहाँ बिल्कुल खत्म. हमने कंप्लीट कर ली अपनी फेबल और फोक टेल. अब आपको एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको फेबल और फोक टेल के बारे में बताना चाहूंगी. फेबल्स जब हमने स्टडी की थी तो फेबल्स क्या थी? शॉर्ट स्टोरी विद द मॉरल. ओके, लेकिन फोक टेल्स क्या होती हैं? फोक टेल्स आर लॉन्गर देन अ फेबल. फोक टेल जो है वो फेबल से थोड़ी लंबी होती है और इसके अंदर जो मॉरल लेसन होता है वो विद इन द स्टोरी होता है, स्टोरी के अंदर होता है, अलग से नहीं लिखा हुआ होता, हमें खुद से मैसेज लेना होता है. ठीक है, और ये दो मेजर जो डिफरेंसेस हैं मैंने आपको आज बता दिए हैं, जो मैंने आपसे वादा किया था लेसन नंबर 8 के स्टार्ट में. तो बच्चों आज का यहाँ का लेसन होता है खत्म.
इसके बाद हम मिलेंगे लेसन नंबर 10 में, जहां हम कंप्लीट करने वाले हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग टास्क। तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज।